जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इसके बाद हम काफी बार मिले हुए हैं और हमें हमारा जो फेसबुक लाइव सेशंस होते हैं इसमें काफी यश मिला हुआ है। अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे देखा हुआ है और जो लाइक्स वगैरह है ये भी काफी संख्या में आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। आज मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कल ही 15 अगस्त हुआ था जो कि हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है और हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने हमें रेड फोर्ट से उन्होंने पूरे देश को एड्रेस किया। उसमें उन्होंने काफी सारी महत्वपूर्ण बातें कही, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। इसके सिवाय पिछले हफ्ते से जितनी भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स देश की सुरक्षा को अफेक्ट करने वाली जो होती है इसका हम एक रिव्यू करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट चीजें हुई है और क्या ठीक है, उसका हमारी देश के ऊपर क्या असर होता है, इसके ऊपर हम जरूर बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी इनका देश को दिया हुआ एड्रेस। उन्होंने पंतप्रधान जी ने कहा कि हमारी देश की तरफ कोई भी जो बुरी नजर से देखता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितनी भी चैलेंजेस हमारी देश के सामने है इसे हम फेस करेंगे। इसके बाद उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा, उसके बाद उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहा। उनकी जो स्पीच थी हमेशा के मुताबिक बहुत ही अच्छी थी, उसे लाखों लोगों ने देखा है, तो उसको मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन मैं सीधा ऐसे इवेंट्स के ऊपर आ जाता हूं कि जिसका हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर असर हो रहा है। देखिए, हम ऐसे युग में रहते हैं कि कहीं पर कुछ भी इवेंट हो तो उसका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ असर जरूर हो जाता है, तो जरूरी ये होगी कि विश्लेषण करना कि क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है अक्टूबर के महीने में। डेमोक्रेटिक में जो बाइडेन है जो उनके उम्मीदवार है और कमला हैरिस उन्होंने नियुक्त किए हुए हैं वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के लिए। तो जो बाइडेन का आज सुबह का ही स्टेटमेंट है, उन्होंने जिसमें बोला है कि वो इंडिया के साथ बिल्कुल दोस्ती करना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को परमानेंट सीट देने के लिए वो जरूर प्रयत्न करेंगे और इंडिया की जितनी भी स्टैंड है उसे वो सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि इसके पहले माना जाता था कि जो बाइडेन थोड़े से हमारे देश के विरुद्ध है, लेकिन अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए वो हमारे साथ है। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है। उनकी जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है कमला हैरिस, ये एक इंडियन निवासी है। उनका वो तमिलनाडु में थे, उसके बाद वो चले गए वहां पे अमेरिका में और आज वो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनी हुई है। अगर कोई इंडियन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है अमेरिका का, कि जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एक सुपर पावर है, तो देश के लिए तो ये अच्छी ही बात है, इसमें खराब क्या है। लेकिन कमला हैरिस के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे कि जो हमारे देश के साथ में नहीं थे। आपको पता है कि थोड़ी सी उनकी एक लेफ्टिस्ट विचारसरणी थी और उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि 370 कलम आपने कश्मीर में क्यों निकाला है। हमें उनको बोलना पड़ा कि यह हमारा इंटरनल मामला है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो परसिक्यूटेड हिंदुस्तानी है उनको हम सिटीजनशिप देंगे। उनके ऊपर कहना था आप ये एक्ट क्यों लाया है। अभी वो उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में क्या होता है। हमारे देश की पार्लियामेंट है, हमारे देश की सरकार है, वो जो नेशनल इंटरेस्ट में जो चाहेगी
वो किया जाएगा, लेकिन वो हमें एडवाइस कर रही थी। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं थी। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो किस प्रकार से बातचीत करते हैं, क्योंकि आज अमेरिका में तकरीबन 40,000 से ज्यादा 40,000 माफ करिए 40 लाख इंडियंस वहां पे सेटल्ड है, जो कि एक बहुत बड़ी वोट बैंक है। तो इन्होंने इनके ऊपर देखना चाहिए कि अगर वो कोई स्टेटमेंट हमारे देश के खिलाफ करे तो ये हमने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और उनको दिखाना चाहिए कि आपने क्लियर कट बोलना चाहिए कि 370 कलम ये हमारा आपसी मामला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप हमें मदद करेंगे, इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिकली अच्छा होगा, चाइना के खिलाफ आप मदद करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पहली जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। इसके सिवाय अमेरिका के और दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो अमेरिका ने उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये साउथ चाइना समुद्र में भेजे हुए हैं। आज मैं टेक्निकल वजह से आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन अगर वो आप देखेंगे कि साउथ चाइना समुद्र ये कहां पर है, जो चाइना के साथ जो समुद्र है उसे साउथ चाइना समुद्र से बोला जाता है। वहां पे उसी समुद्र के अंदर ताइवान है, और पाकिस्तान और चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा है, ताइवान के ऊपर हम हमला करेंगे। तो ताइवान के ऊपर हमला करेंगे, इसका हमारे देश के ऊपर क्या, सुरक्षा के ऊपर क्या असर होता है? असर ये होता है कि अमेरिका अभी ताइवान को मदद कर रहा है। इसके बाद ताइवान को मदद कर रहा है, तो ये एक चाइना के खिलाफ एक फ्रंट खुला जाता है, जिसे चाइना को अपने जो मिलिट्री रिसोर्सेस है, ये मिलिट्री रिसोर्सेस चाइना अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देने के लिए, चाइना ने अपने कुछ एयरक्राफ्ट भेजे ताइवान के ऊपर। जैसे ही वो ताइवान के ऊपर आ गए तो ताइवान की एयरफोर्स ने उनका पीछा किया, उसके बाद ये चाइनीज एयरक्राफ्ट ये भाग गए। तो यानी कि चाइनीज एयरफोर्स अभी डिवाइड हो गया है, उनको ताइवान की तरफ भी आना पड़ेगा। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर ये 1 लाख टन वजन की है, यानी कि बहुत ही बड़ी फ्लोटिंग एयरफील्ड है, और एक के ऊपर 100 एयरक्राफ्ट आते हैं। तो ये अगर वहां पे आ जाए ताइवान सी के अंदर या साउथ चाइना समुद्र के अंदर, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और चाइना उसे मतलब चाइना को काफी तकलीफ होगी उसे उनको पीछे हटाने के लिए। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और ताइवान की जो टेक्नोलॉजी है, ये अभी हम उनसे ले रहे हैं। तो ताइवान हमारा एक देश है, एक अच्छा दोस्त है, और हमने अभी ताइवान के साथ हमारी रिलेशनशिप भी थोड़ी सी ठीक करनी शुरू कर दी है। जो हम ये चुपचाप से कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ताइवान के प्रेसिडेंट थे, जब उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गया, तो हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये सेरेमनी वर्चुअली अटेंड किया, यानी कि गूगल मीट के थ्रू वो सेरेमनी अटेंड किया। ये पहली बार हुआ है। तो हम चाइना को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप वन इंडिया पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि कश्मीर हमारा हिस्सा है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि ताइवान आपका हिस्सा है, ये हम मान्य नहीं करेंगे। तो ताइवान और चाइना के बीच में जो एनिमिटी बढ़ रही है, हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि उससे चाइना के मिलिट्री रिसोर्सेज डिवाइड होने वाले हैं। और इसी संबंध में एक और अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने उनके जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो वेपन्स है, बॉम्बर्स है, उसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के नाम से पुकारा जाता है। ये 11,000 किलोमीटर दूर जाके टारगेट्स के ऊपर बॉम्ब को फेंक सकते हैं, और ये स्टेल्थ बॉम्बर्स है। इसका मतलब यह है कि कोई भी दुनिया का रडार उन्हें देख नहीं सकता है। तो अभी अमेरिका ने किया क्या कि ट्रेडिशनली अमेरिका का जो सैन्य था वो यूरोप में तैनात होता था, क्योंकि वो डेंजर सोचते थे कि वो यूरोप में है। लेकिन अभी उन्होंने इस सैन्य को उठा के भेजा हुआ है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जापान की तरफ, या वियतनाम की तरफ, या ताइवान की तरफ,
जहां पर वो चाइनीज फ्रंट के ऊपर एक्टिवेट या तैनात हो गया है। ये अच्छी बात है क्योंकि साउथ चाइना समुद्र के जो देश है साउथ ईस्ट एशिया के, ये बिल्कुल दुखी है चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी के साथ, लेकिन उनके पास मिलिट्री ताकत नहीं है, इसलिए वो डरते हैं। लेकिन जब उन्हें नजर आएगा कि अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ पे है, अमेरिका के बॉम्बर्स यहाँ पर है, अमेरिका ने अपनी सेना को यहाँ पे तैनात किया हुआ है, तो थोड़ा उनका हौसला ये बढ़ेगा। और काफी सारे देश अभी वो हमारे देश की तरफ देख के खुद कुछ अच्छे कदम उठा रहे हैं। जैसे कि हमने 59 ऐप को बैन किया था, तो उसे देख के साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने भी यही करना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका और इंडिया उसके बीच में रिलेशनशिप और उसका चाइना के ऊपर असर, ये बात मैंने आपके सामने अभी रखी है। अभी मेरे सामने मेरे मोबाइल के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बियॉन्ड न्यूज से। ब्रेकिंग न्यूज ये बोलती है कि अभी आपको पता होगा कि कुछ देर पहले टिकटॉक जो ऐप था चाइनीज का, जो हमने बैन किया था, टिकटॉक का बड़ा अमेरिका में प्रेजेंस है। तो अभी अमेरिका उनको बोल रहा है कि ये टिकटॉक को आप बेच दो एक अमेरिकन वेंडर को, यानी कि अमेरिका उसको खरीद लेगी, यानी कि चाइना को वहां से कायम का आउट किया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, चाइना का जो इकोनॉमिक क्लाउड है वो कम होगा। लेकिन उससे भी बढ़िया बात जो अभी सामने आ रही है वो है अलीबाबा के बारे में। अलीबाबा ये चाइना की बहुत बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है। ये सब बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो अलीबाबा के ऊपर काफी सारे निर्बंध लगाने वाले हैं, जिससे अलीबाबा की ताकत कम होगी। अलीबाबा की ताकत कम होती है तो ऑब्वियसली चाइना की भी आर्थिक ताकत कम होगी, जिससे उनकी आक्रामकता कम करने में यश मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। और अलीबाबा का हमारे देश के अंदर भी जो प्रेजेंस है, इसके ऊपर भी हमने नजर रखना चाहिए। तो ये अमेरिका के बारे में जो कुछ चीजें हुई है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं कुछ चीजें चाइना में जो हुई है उसके बारे में बोलना चाहूंगा। नंबर एक, चाइना जो हमारे कुछ भारतीय है जो चाइना में जाके बसे हुए हैं, और कुछ ने तो चाइनीज लोगों के साथ शादी भी कर ली है। तो 2 दिन पहले एक वीडियो आ रहा था जिसमें एक इंडियन लेडी जिसने चाइनीज के साथ शादी की है, वो बोल रही थी कि इस प्रकार से अगर इंडिया हिंदुस्तान और चाइना के बीच में गड़बड़ शुरू होती है तो क्या हमारा मैरिज टिकेगा या हमारी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो यानी कि चाइना जो इंडियंस वहां पे बसे हुए हैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस ब्लैकमेल से हमने नहीं डरना चाहिए। दूसरा, एक खबर आई थी, एक वीडियो नजर आ रहा था कि चाइनीज लेबरर्स जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे हैं, वो जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनकी पिटाई कर रहे थे। अभी देखिए, चाइनीज लेबरर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पिटाई किसकी कर रहे हैं? जो पाकिस्तान की सबसे मोस्ट पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तानी आर्मी, उनकी सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पाकिस्तानी चाइनीज को कितना डरते हैं। और ये वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान में चाइना के खिलाफ काफी एंगर हुआ है कि ये इस प्रकार से हमारे देश के ऊपर, हमारे देश में आके ये इस प्रकार की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में इसी समय 2-3 लिबरेशन, फ्रीडम लिबरेशन मूवमेंट शुरू है। एक तो है बलूचिस्तान में, वहां बलूचिस्तान के अलग अलग ग्रुप्स है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान के और लोग हैं कि वो जो अलग करना, बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इसके सिवाय एक जियो सिंध नाम की मूवमेंट है जो सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। इसके सिवाय वजीरिस्तान का जो इलाका है वहां पे एक भाग है पख्तूनिस्तान, पठान्स। आपको पता होगा कि पुराने समय जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, तब एक महान आत्मा थे जिनका नाम था सरहद गांधी, खान अब्दुल गफार खान।
ये पठान थे और उन्हें सरहद गांधी के नाम से पुकारते थे। जैसे कि हमारे गांधी जी थे, उस प्रकार से वो पख्तूनिस्तान के सरहद गांधी थे। और तब उनकी इच्छा थी कि वो हमारे देश में यानी कि हिंदुस्तान में मिल जाए, लेकिन वो कभी हुआ नहीं, कारण अलग अलग है। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वो भी एक स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं। तो यानी कि पाकिस्तान में अभी 3 स्वतंत्रता मूवमेंट शुरू है और उसमें क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। इसके सिवाय एक और चाइना के बारे में जो चीज हुई है कि चाइना या चाइनीज लोग या चाइनीज कंपनीज अलग अलग देश में मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है, मैं ज्यादा डिटेल में थोड़ा 2 मिनट के बाद एक्सप्लेन करूंगा, कि जिसके अंदर हवाला रैकेट से वो कुछ इलीगल ट्रेड या स्मगलिंग का पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की रैकेट ऑस्ट्रेलिया में पकड़ी गई है, साउथ ईस्ट एशिया के एक देश में पकड़ी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश में हमने 1000 करोड़ की एक मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट पकड़ी है। उसके बारे में मैं अभी 2 मिनट के बाद बात करूंगा। इसके पहले मैं एक और मुद्दे के ऊपर हाथ लगाना चाहूंगा कि एक खबर आ रही है कि चाइना ने कोरोना या कोविड-19 या चाइनीज वायरस का जो वैक्सीनेशन है ये पहले से ही तैयार रखा हुआ है। क्योंकि आपको शायद अचरज होगा कि देखिए कि बाकी सब दुनिया में कोरोना से या चाइनीज वायरस से इतना सारा तहलका मचा हुआ है, लेकिन चाइना में कुछ कैसे नहीं हो रहा है कि ये वायरस शुरू हो गया वुहान के अंदर, चाइना के अंदर। वो चाइना के जो पास की जो सिटीज थी, या बीजिंग है, शंघाई है, वहां पे नहीं फैला, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर वो यूरोप में चला गया, हजारों या 4000 किलोमीटर दूर वो अमेरिका में चला गया, वो हमारे देश के अंदर भी आ गया। तो यहाँ कैसे आ जाता है? चाइना में क्यों नहीं फैला? क्या अचरज था, क्या इश्यूज थे कि जिससे वो चाइना में नहीं आया? तो ये शायद उसका एक कारण है कि उसका मेन कारण ये था कि शायद उनके पास इस प्रकार का वैक्सीनेशन ये पहले ही था। तो अगर ऐसे है तो WHO को हमने ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने हमें क्यों नहीं वार्न किया, ये वैक्सीनेशन आपने हमारे से क्यों नहीं शेयर किया। चाइना का ये जो बायोलॉजिकल वॉर है, मैंने बहुत बार बोला है कि ये इसने दुनिया का जितना नुकसान किया है इतना नुकसान किसी भी वर्ल्ड वॉर ने नहीं किया है, और हमारे देश के अंदर भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। चाइना के बारे में एक नेक्स्ट खबर यह है कि चाइना और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसमें दरार आ रहा है। ये इसलिए कि रशिया का आपको पता है कि पहले वो USSR नाम का देश था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और फिर वो जब टूटा तो काफी सारे देश अलग अलग हो गए, जिसमें कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, जैसे कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है वगैरह। अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि उसमें से जो एक देश है तजाकिस्तान, उनका एक बड़ा हिस्सा है जिसे पामीर प्लेटो बोला जाता है। जैसे तिब्बत का प्लेटो है, तिब्बत का प्लेटो यानी कि एक टेबल लैंड है 16-17 हजार फीट के ऊपर जो फ्लैट है, तो वैसे भी एक पामीर का प्लेटो है। तो ये पामीर का जो प्लेटो है, जो तजाकिस्तान का हिस्सा है, वो चाइना बोलता है कि वो हमारा है। तो इससे रशिया को भी बहुत अभी गुस्सा आया है। चाइना ये क्यों हमारा बोलता है? क्योंकि ये जो प्लेटोज होते हैं यहाँ पे बर्फ काफी गिरती है, और यहाँ से अलग अलग जो नदियां है उनका उगम स्थान ये है। तो चाइना जो पानी दुनिया में जाता है उसे कंट्रोल करना चाहता है। तो ये जो चाइना की जो ग्रीड है दूसरे देशों की लैंड के लिए, उससे लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया है। और देखिए, रशिया पाकिस्तान के बाद चाइना का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड था, लेकिन अभी वो उनके खिलाफ जा रहा है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो बनी, जो हमारे लिहाज से अच्छी है, कि S-400 नाम की जो रशिया की मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट सिस्टम है, वो रशिया ने चाइना को देना था, लेकिन रशिया ने उसके ऊपर रोक लगाई है। हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि चाइना का एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस उतना कमजोर होगा, उतना हमारी एयरफोर्स के लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात ये
कि रशिया अभी उनको चाइना के साथ कोऑपरेशन करना चाहता था, वो कम करेगा। रशिया को गुस्सा और 2-3 चीजों से आया है। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, चाइना के जो मॉडर्न वेपन्स है, ये 99.99% ये चुराए हुए हैं। चाइना ने रशिया के जो मिग विमान है, रशिया के जो सुखोई विमान है, उसकी डिजाइन की चोरी की। उसके बाद ये विमान उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया चाइना के अंदर, जिसे JF-17 या JF-20 नाम का विमान बोला जाता है। नाम तो चाइनीज दिया है, लेकिन ये विमान चाइनीज नहीं है, ये रशिया का विमान जो उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ है। तो ये जो डिजाइन की जो चोरी होती है, इससे रशिया को काफी गुस्सा आया है, जिससे वो नाखुश है कि आप हमारे से वेपन खरीदो, लेकिन आप चोरी क्यों करते हो। इसलिए रशिया और चाइना का रिलेशनशिप खराब हो गया है। मैं अभी मेरे कमेंट्स के अंदर देख रहा हूं कि श्रीनिवास कलंत्री जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि भारत चीन से कच्चा माल खरीदता है, यदि चीन पर प्रतिबंध लगाया जाए तो सप्लाई को चीन महंगा कर सकता है क्या। आपका सवाल श्रीनिवास जी मैं लास्ट में लूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। हमने 11:50 तक इसके बारे में बात करनी है, और लास्ट 15 मिनट मैं आपसे आपके जो सवाल जवाब है इसको लेने की कोशिश करूंगा। तो मैं अभी चाइना के बारे में मैंने बात की, चाइना रशियन रिलेशनशिप के बारे में मैंने बात करने की कोशिश की। इसके बाद मैं बात करता हूं तुर्कस्तान की, यानी कि टर्की की। टर्की ये ऐसा देश है कि वो मलेशिया के साथ हमारे खिलाफ गया था, और सिर्फ 2 ही देश थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमेटी के अंदर जिन्होंने हमारे 370 जो हमने निकाला उसे हमें सपोर्ट नहीं किया था, जिसमें तुर्कस्तान एक था और दूसरा मलेशिया था। और मलेशिया का तो हमने इमीडिएटली लेसन सिखा दिया। हमने उनसे जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे वो हमने इंपोर्ट रोक ली, और जो वहां पे जो मलेशिया के प्रेसिडेंट थे महातिर, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। तो ये हमने हमारी ताकत मलेशिया को दिखा दी कि अगर आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोलते हैं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अभी तुर्कस्तान के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं, या टर्की अभी कुछ उल्टे काम कर रहा है हमारे देश में। वो हमारी जो यूनिवर्सिटीज है इसमें वो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया है। अभी किसी देश से स्कॉलरशिप मिलती है और हमारे कुछ विद्यार्थी उस देश में जाके कुछ सीखते हैं, तो वो उसमें कोई खराब बात नहीं माननी चाहिए। अगर टर्की का इतिहास है, टर्की की ज्योग्राफी है, तुर्कस्तान देश के बारे में है, जिससे इंडिया टर्की की रिलेशन अच्छी हो सकती है, तो इसमें खराब कोई चीज नहीं है। लेकिन ये जो स्टूडेंट जिनको वो ले रहे हैं, वो बोलते हैं कि केवल 2 प्रकार के ही स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देंगे। एक तो कश्मीरीज, मैं रिपीट करता हूं, कश्मीरी, और दूसरा है इंडियन मुस्लिम्स, यानी कि वो बाकी जो धर्म के लोग हैं इनको अंदर आने नहीं देंगे। ये करते क्या है, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और कुछ विद्यार्थियों को चुनते हैं कि जो थोड़े से उनके पहले से ही थोड़े ज्यादा उग्रवादी होते हैं। उन्होंने कुछ हमारी जो संस्था ये है हमारे देश की, उनके साथ मिलाप किया है। आपको पता है कि एक हमारे देश में एक उग्रवादी संस्था है जमाते इस्लामी, उनकी जो स्टूडेंट्स विंग है इनके साथ इन्होंने मिलाप किया है, और ऐसे विद्यार्थियों को वो स्कॉलरशिप देती है। वो जब तुर्कस्तान में जाते हैं तो होता है कि ISI जो पाकिस्तान की जो गुप्तहेर संस्था उनको कांटेक्ट करती है, और वो उन्हें कुछ पाकिस्तान का हेर बनाने के लिए कोशिश करती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसे ढूंढा हुआ है, तो इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। और हमारी यूनिवर्सिटीज में जो तुर्कस्तान का जो इन्फिल्ट्रेशन है ये हमने 100% रोकना चाहिए। और इसी प्रकार इसके साथ साथ हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर चाइना भी इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है। चाइना की कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिसे कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के नाम से पुकारा जाता है। बेसिकली समझिए कि ये चाइना स्टडी सेंटर्स होते हैं। अगेन वही मुद्दा मैं रिपीट करूंगा कि चाइना के बारे में कुछ सिखाना चाहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो विद्यार्थियों को, प्रोफेसर्स को
लेफ्टिस्ट बारे में सिखाना चाहते हैं और उनको रेडिकलाइज बनाना चाहते हैं, और इनकी मदद से वो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या लेफ्ट विंग टेररिज्म है, इसे स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। कुछ 45 यूनिवर्सिटीज के साथ उन्होंने इस प्रकार से करार किया हुआ है। तो ये हमारी जो एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने इसके ऊपर बताया है कि ये धोखेदायक चीज है। तो मुझे भरोसा है कि इस प्रकार की जो एग्रीमेंट्स हुई है इंडियन यूनिवर्सिटीज और चाइना स्टडी सेंटर्स के साथ, इसे रद्द करना चाहिए, ताकि ये हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके हमारे विद्यार्थियों को ना बहकाए। नेक्स्ट मैं आता हूं कि 15 अगस्त का दिन होता है जब एक दिन पहले गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि शूरता पुरस्कार ये जाहिर किए जाते हैं। हमारे जो इंडियन आर्मी है आज लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रोज ही लड़ाई कर रही है, रोज ही हमारे एक आधा जवान वहां पे शहीद हो जाता है, जिसके बारे में आपको पता है। इसके सिवाय कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर खास तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, उसके बारे में भी पता है कि हम इंडियन आर्मी वहां पे अपना कितना ब्लड जो है वो खर्चा करती है। इसके सिवाय जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ हमारी लगी हुई सीमा है, वहां पे गलवान वैली के अंदर 20 हमारे जवानों ने और कर्नल बाबू, इन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया। तो 350 से 450 इंडियन सोल्जर्स इंडियन आर्मी के अपने प्राण का बलिदान देते हैं। तो इनके लिए जो शूरता होती है उसके लिए कुछ अवार्ड्स जाहिर किए जाते हैं 26 जनवरी को और दूसरा 15 अगस्त को। तो इसमें आज जो महाराष्ट्र के जो जवान हैं इनके बारे में मैं बात करूंगा। केवल मैं महाराष्ट्र का हूं इसलिए मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, अदरवाइज ये हमने सभी की बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र के 10 सुपुत्रों को ये गैलेंट्री अवार्ड मिला है। एक है मेजर अनिल उर्स, ये 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री के हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र से 25 से 35 हजार सोल्जर्स आज इंडियन आर्मी में है, उसमें से 50-60% मराठा लाइट इन्फेंट्री के अंदर है, कि जो कि हमारी देश की एक बड़ी कामयाब रेजिमेंट है। इसके जो सोल्जर्स होते हैं ये महाराष्ट्र से आते हैं, यानी कि केवल वो मराठा होने चाहिए ऐसी बात नहीं, वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने चाहिए। यानी कि अगर आपके महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, आप सरदार जी है या आप मुस्लिम है या आप सिख है, तो भी आप मराठा रेजिमेंट में आ सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल आपका महाराष्ट्र का होना चाहिए। तो मेजर अनिल उर्स जो है उन्हें देश का जो 3rd हाईएस्ट अवार्ड मिला है शौर्य चक्र। ये एक हमारे लिए एक गर्व की बात है। उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन पहले दहशतवादी जो पाकिस्तान से हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, कृष्णा घाटी के इलाके के अंदर, वहां पे मेजर उर्स एक घात लगा के बैठे थे, या इंग्लिश में बोलेंगे तो एम्बुश लगा के बैठे थे। वहां पे रात को उन्होंने उनको देखा, उनको ललकारा, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। ये 4-5 घंटा चला, जिसमें पहले 3 दहशतवादी मारे गए और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद और दो दहशतवादी ये नजर आए, वो भी मारे गए। तो इसमें 5 दहशतवादी उनके पार्टी में मारे, जिसके अंदर जिसके लिए वो कंपनी कमांडर थे, इसलिए उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। लेकिन इसमें हमें कुछ मतलब ब्लड भी शेड करना पड़ा। 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री का एक सोल्जर है, वो उसने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। उसका नाम है सिपाही राहुल सुलगेकर, जिसे मरणोत्तर विशेष सम्मान दिया हुआ है। और दूसरा है सिग्नल मैन संतोष गोपे। मैं कोशिश कर रहा था कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के साथ है या किस गांव के साथ है, ये इंफॉर्मेशन मैं ढूंढ नहीं पाया हूं, क्योंकि हमारी मीडिया बिल्कुल बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई उल्टी बात है तो वो क्विकली उसको फर्स्ट पेज पे डालते हैं, लेकिन ये जो मार्टियर्ड सोल्जर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी बिल्कुल कहीं नहीं आती, उसे ढूंढने की कोशिश पड़ती है। तो यह राहुल सुलगेकर जो 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री का है, और सिग्नल मैन संतोष गोपे जिन्होंने अपना प्राण का बलिदान दिया, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। दोनों को भी विशेष सम्मान ये मिला हुआ है। इसके सिवाय हवालदार विकास पवार, जिसका संबंध 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ है, इसे सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया हुआ है।
ये नंबर 4 का अवार्ड है। आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र आता है, उसके बाद शौर्य चक्र, उसके बाद सेना मेडल गैलेंट्री और उसके बाद युद्ध सेवा मेडल जो मुझे मिला हुआ है। तो और मैं खुद मराठा रेजिमेंट का हूं और मुझे कहने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बटालियन का 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री का एक जवान सिपाही विकास पाटिल, इसे सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया है, जो एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कश्मीर वैली में कर रहा था, जिसमें उसने 2 दहशतवादियों को मारा हुआ है। इसके सिवाय एक दुख की बात यह है कि सूबेदार वीरेशा कुरहत्ती जो 18 मराठा लाइट इन्फेंट्री के हैं, उन्होंने दहशतवादी विरोधी अभियान में उन्होंने एक दहशतवादी को तो मारा, लेकिन उन्होंने अपना प्राण का बलिदान दिया। उन्हें भी सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया हुआ है। और एक और मराठी वैमानिक है जिसका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण देशमुख। मैं ये चाहता था कि इनके फोटोग्राफ अगर मैं आपको दिखा सकता था तो बहुत अच्छी बात थी। दुर्दैव की बात यह है कि उनकी फोटोग्राफ भी नहीं मिल रही है। देखिए कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको मीडिया कितनी पब्लिसिटी देती है, लेकिन जो हमारे असली हीरोज है उसे कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती। कहीं किसी छोटे 2-3 लाइन के अंदर उनके नाम डाले जाते हैं। तो ये मुझे फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण देशमुख या सूबेदार वीरेश कुरहट्टी या सिपाही दीपक सकपाल, सिपाही विकास पाटिल, सिपाही विकास कापसे, इनके फोटोग्राफ बिल्कुल कहीं नहीं मिले। अगर कहीं बाद में मिलते हैं तो मैं मेरी अगली प्रेजेंटेशन जो नेक्स्ट संडे को इसी समय होगी तब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे ब्रेव सोल्जर्स है, जो हमारे एक्चुअल हीरोज है, जो ब्लड शेड करते हैं, जिससे हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहता है। मैं आगे जाता हूं। आगे पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन है, क्या वो कम होगी या नहीं होगी? तो उसका शॉर्ट आंसर है, ये कभी भी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान से दहशतवादियों को अंदर आने में तकलीफ होती है। तो अभी वो ज्यादा दहशतवादियों को अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे। तो सीमा के ऊपर जो एनकाउंटर्स है वह आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। एक खबर आई थी जिसके बारे में मुझे साम टीवी ने मेरी कमेंट्स पूछी। खबर ये थी कि चाइना ने पाकिस्तान को एक एंटी शिपिंग मिसाइल दिया हुआ है। एंटी शिपिंग यानी कि मिसाइल यानी कि क्षेपणास्त्र, एंटी शिपिंग यानी कि जो समुद्र के जहाज से हम फायर कर सकते हैं एक समुद्र के अंदर हुए जहाज के ऊपर। तो ये मिसाइल, इससे पाकिस्तान की नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इससे काफी लोग डर रहे थे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की नेवी काफी कमजोर है, और अगर हम पिछले जो लड़ाइयां हुई है उसका इतिहास देखते हैं, 65 की लड़ाई देखिए या 1971 की लड़ाई देखिए, तभी पाकिस्तानी नेवी ने कभी भी आगे आने की कोशिश नहीं की। वो छुप के बैठे थे अपने समुद्र किनारे के पास। उल्टा इंडियन नेवी ने 71 में कराची जो हार्बर है वहां पे हमारी मिसाइल बोट से फायर किया था और कराची हार्बर को आग लगा दी थी। तो शायद इस प्रकार के हमले से बचने के लिए चाइना ने उन्हें ये डिफेंसिव सिस्टम दी होगी, जिससे वो शायद ज्यादा सेफ खुद को समझ पाएंगे। लेकिन अगर युद्ध होता है, पाकिस्तान की युद्ध करने की क्षमता नहीं है। दहशतवाद को जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी उनमें कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन युद्ध होता है तो हम उनको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। अगली एक अच्छी खबर सुरक्षा के लिहाज से है, वो आती है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर। आपको पता है कि सावरकर स्मारक और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का बहुत ही गहरा संबंध है। स्वतंत्र वीर सावरकर को पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान आइलैंड के अंदर है, वहां पे वो कार कोठड़ी में थे 10 साल के लिए। तो ये जो आइलैंड्स है 750 आइलैंड्स है, जिसके ऊपर अंडमान आइलैंड्स है,
जिसमें नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स है, मिडिल अंडमान आइलैंड्स है, उसके बाद लोअर अंडमान है, उसके बाद सेंटिनल आइलैंड्स है, उसके बाद लिटिल अंडमान आइलैंड है, उसके बाद कार निकोबार आइलैंड्स है, उसके बाद तरसा, कच्छती, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इस प्रकार के आइलैंड्स है। तो इसमें मैं ये आपको चीज बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पे हमारी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो ताकत है इसे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि इसके अंदर अगर हमारी आर्मी है तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो सबसे नीचे है वहां से मलक्का स्ट्रेट है कि जो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में से जाती है। स्ट्रेट यानी कि समुद्र धुनी, या जैसे माउंटेन्स में पासेस होती है जहां पर अगर आपने एक माउंटेन से दूसरे ऊपर जाना है तो पास के थ्रू जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की ये एक कंजेस्टेड एरियाज है जिसे आपको पार करना ही पड़ता है। तो यहां से ग्रेट निकोबार आइलैंड से हम चाइना की जो व्यापार है तकरीबन 40-50% व्यापार उनकी यहां से चलती है, तो इसे हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम 4 अलग अलग जगह पे हमारी एयरफील्ड बना रहे हैं। नॉर्थ अंडमान में जगह है डिगलीपुर, अगर मेरे पास नकाशा होता तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन आप अंडमान निकोबार का नकाशा गूगल मैप में डालिए, आपको अच्छा एरिया, अच्छा मैप में ये नजर आ जाएगा। तो वहां पे हम एक एयरफील्ड डेवलप कर रहे हैं। एयरफील्ड तो पहले था डिगलीपुर के अंदर, लेकिन अभी उसको बढ़ा रहे हैं ताकि जिससे जो उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो उसमें आ पाएगी। उसके बाद जो पोर्ट ब्लेयर का जो एयरफील्ड है वहां पे तो फाइटर एयरक्राफ्ट पहले ही लैंड होती थी, उसे और बढ़ा रहे हैं ताकि बड़ी एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल वगैरह है वो भी वहां पे लैंड हो पाएगी। मिराज और सुखाई तो वहां पे पहले ही लैंड हो सकती है। तीसरा जो कार निकोबार आइलैंड है जहां पे ये जो सुनामी आई थी और सुनामी में इसका काफी नुकसान हो गया था, तो ये कार्निक, उसे कार्निक भी बोलते हैं या कार निकोबार बोलते हैं। तो वहां का जो एयरफील्ड है इसे भी हम और बढ़ा रहे हैं। और ग्रेट निकोबार आइलैंड में कैंपल बे के अंदर जो आइलैंड जो वहां पे हमारा एयरफील्ड है जिसे कैंपल बे बोला जाता है, तो उसे हम बढ़ा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि कैंपल बे में हम एक बहुत बड़ा शिपिंग हार्बर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से काफी सारी शिपिंग ट्रैफिक जाती है। और अगर वो वहां से हमारे से तेल लेना चाहते हैं, पानी लेना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं तो ये हम उनको दे सकते हैं। तो ये एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की हम कोशिश करते हैं। ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े जो शिप्स आते हैं वो ट्रांसशिपमेंट हब में आप उनका जो सामान है वो छोटे शिप में डालते हैं, क्योंकि बड़े शिप ये सब हार्बर के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि उनके लिए बहुत डीप हार्बर चाहिए होता है। तो ट्रांसशिपमेंट हार्बर में बड़े शिप से छोटे शिप में सामान ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रकार का यह हम हार्बर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी सुरक्षितता तो बढ़ेगी ही, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम एक 2500 किलोमीटर की अंडर वाटर केबल ले कर रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड से है जो अच्छा बन जाएगा। तो ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए 1200 किलोमीटर दूर ये एक सी फोर्ट्रेस की लाइन है, जिससे हमारी देश की सुरक्षितता और अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ ही शिपिंग के अंदर एक अच्छी खबर है। आपको पता है कि हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज है जो पेट्रोल को शुद्ध करती है और जिससे डीजल और पेट्रोल बनाती है, ये कच्चा तेल जो है वो अलग अलग जगह से लाती है जो शिप में आता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शायद आपको पता होगा कि हमारे देश का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समुद्र से जो होता है, और हमारे देश का 95% जो व्यापार है ये समुद्र से होता है, उसमें से केवल 10% व्यापार ही हम हमारे इंडियन शिप्स के अंदर करते हैं, यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या जो हमारे देश में बसी हुई जो शिपिंग कंपनीज है। और बाकी 90% व्यापार हम
प्रदेशों की शिप में करते हैं। कितनी दुख की बात है, हमें 7,600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, फिर भी हम हमारे देश के जहाज नहीं बना पा रहे हैं। हम दूसरे देश के जहाजों में हमारा व्यापार करते हैं, तो ये तो बहुत खराब बात है। लेकिन अभी इसमें से ज्यादा खराब बात यह है कि उसमें से आधे शिप्स ये चाइनीज थे, यानी कि चाइनीज को हम उद्योग धंधा बना रहे हैं, हम खुद नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसके पहले भी 100 बार बोला है, एक बार रिपीट करता हूं, चाइना क्या हर एक चीज के ऊपर बॉयकॉट होना चाहिए। उनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, उनकी कोई एप्स हो, उनके कोई हार्डवेयर हो, उनके कोई सॉफ्टवेयर हो, हम पूरी चाइनीज के ऊपर हमने बैन डालना चाहिए, क्योंकि इससे चाइना का प्रॉफिट बढ़ता है, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जिससे वो डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, जिससे वो लद्दाख में अतिक्रमण करते हैं। तो यानी कि हमारे देश के लोग चाइना को आर्थिक मदद करते हैं, जिससे उल्टा काम वो करने में उनको आसानी हो जाती है। और इसमें मैं और ज्यादा जो सीरियस बात है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बारे में अभी मैं तुरंत बोलने वाला हूं। तो अभी अच्छी बात यह है कि ये जो चाइनीज शिप्स के अंदर हमारा जो कच्चा तेल आ रहा था, अभी हमने उसको रोका है। हम उनसे तेल उनकी शिप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे चाइना को एक बड़ा धक्का मिलेगा। और इतना ही नहीं, तो अभी हम मालदीव नाम का जो देश है, आप मैप में देखिए, अरेबियन समुद्र में यह है। और आपको पता है कि गल्फ ऑफ होर्मुज या मिडिल ईस्ट से जो तेल बाहर निकलता है, वो मालदीव के बीच का जो समुद्र है, मालदीव और हमारे जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स है, इस बीच के समुद्र से निकलते हुए वो मलक्का की तरफ जाता है। तो ये अभी हम मालदीव में हमारे अच्छे कनेक्शन बना रहे हैं, जिससे हम हमारी सर्वेलेंस सेंटर वहां पे करेंगे, ताकि जब लड़ाई होती है तो उस एरिया के ऊपर हम अच्छी तरह से डोमिनेशन कर सकते हैं। अभी मैं आता हूं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जो चाइनीज हमारे देश में कर रहे हैं, या आता हूं हवाला, जो चाइनीज हमारे देश में कर रहे हैं। अभी ये क्या चीज है? चाइना और इंडिया का जो लीगल ट्रेड है, पिछले साल यानी कि 2019 में ये तकरीबन $90 बिलियन का था, $90 बिलियन। लेकिन ये माना जाता है कि चाइना के साथ जो हमारा इलीगल ट्रेड है, या जो स्मगलिंग है, वो उससे काफी ज्यादा है। अभी ये कैसे किया जाता है, स्मगलिंग या इलीगल ट्रेड कैसे किया जाता है, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए कि हमारी एक कंपनी है, हमारे एक व्यापारी है, कि वो चाइना से 10 करोड़ रुपीस का सामान खरीदते हैं। तो ये सामान जो आता है, वो आता है कंटेनर्स के अंदर। कंटेनर्स क्या होते हैं? बड़े एक लोहे की पेटी होती है, जिसे आपने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर देखा होगा। तो ये कंटेनर्स में सामान आता है, समुद्र से हमारा मुंबई हार्बर में आएगा, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वहां पे आएगा, या चेन्नई के हार्बर में आएगा, या कांडला पोर्ट में आएगा, या जो बड़े बड़े हमारे पोर्ट्स हैं। तो अभी यहाँ पे जो ये आता है, तो क्या हम चेक करते हैं कि यहाँ पे सामान क्या है? नहीं, हम ये चेक नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इसे जल्दी से क्लियर करना पड़ता है। तो ये कुछ व्यापारी क्या करते थे कि 10 करोड़ का सामान है, लेकिन वाउचर के ऊपर दिखाओ कि ये केवल 1 करोड़ का है। सभी करते हैं, ऐसे मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑनेस्ट लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग करते थे। तो आप सामान 10 करोड़ का ला रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि आपने 1 करोड़ का ही लाया है। इससे क्या होता था कि जो आपकी टैक्स है, ये आप केवल जीएसटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, आप ये केवल 1 करोड़ के ऊपर दे रहे, और बाकी जो 9 करोड़ का है, ये बिना कोई टैक्स दिए हुए उसने हमारे देश में प्रवेश किया है। अभी ये जो 9 करोड़ की जो पेमेंट है, वो ये व्यापारी या ये कंपनी या ये एजेंट या ये कॉर्पोरेट कैसे देगा? तो ये तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से चाइना की करेंसी खरीद के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि अगर आपने एक्स कंपनी से 1 करोड़ का माल लिया है, तो आप उसको 10 करोड़ की पेमेंट क्यों कर रहे हैं? तो ये पेमेंट अर्थात ब्लैक मनी से होगी, हवाला रूट से होगी। तो आपको ये सुन के अचरज होगा, आप में से जो कोई इकोनॉमिस्ट है, आज भी आप चेक करिए कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसके अंदर चाइनीज युआन यानी कि चाइनीज की जो करेंसी है, आप 8 या 9 रुपए के लिए 1 युआन
खरीद सकते हैं। आपको ये तो पता ही है कि युआन की कीमत रोज कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन 8-9 रुपए के लिए आज या कल मिल जाएगा एक युआन। लेकिन ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 15 या 16 रुपया है। तो अब बताइए कि अगर फॉरेन एक्सचेंज में युआन सस्ते में मिल रहा है, तो आप ब्लैक मार्केट में युआन क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आपने हवाला से चाइना को पेमेंट करनी है। तो ये एक चाइनीज था, उसका 1000 करोड़ का हवाला रैकेट पकड़ा गया, उसको पकड़ा है ईडी ने, और उसके खिलाफ अभी ये चल रहा है। इसके पास आधार कार्ड था, इसके पास पासपोर्ट था, इसके पास राशन कार्ड था, ये नेपाल से हमारे देश में आया था, उसने एक इंडियन के साथ शादी की थी और वो इस प्रकार के उल्टे काम कर रहा था। अभी ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है जिसे हमने पकड़ा है। हमने हमारी एजेंसीज को तारीफ करनी चाहिए कि आपने उनको पकड़ा है, लेकिन इस प्रकार के काफी सारे लोग हैं, तो इनको पकड़ना पड़ेगा। और ये इस प्रकार की जो हवाला रैकेट है, इलीगल ट्रेड है, स्मगलिंग है, इसे रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट एक अच्छी बात जो कल हुई है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड और उनका हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उनके साथ संबंध ये बहुत दूर का होता था। हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका तो इंडस्ट्री के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे ही आप मेक इन इंडिया के अंदर या आत्मनिर्भर भारत के अंदर कुछ चीजें आप बना सकोगे। लेकिन ये संबंध बहुत दूर से था, तो इसलिए लेबोरेटरी के अंदर कोई चीज का इन्वेंशन हो जाता था तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या इंडस्ट्री में पहुंचने में बहुत समय लगाते थे। उदाहरणार्थ हमारे डीआरडीओ ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किया, लेकिन वो एचएएल के पास पहुंचते पहुंचते कितना समय निकाला, 40 साल लगे हमें तेजस को प्रोड्यूस करने के अंदर। हमारा एमबीटी अर्जुन नाम का टैंक था, मेन बैटल टैंक अर्जुन, वो 35 साल लगे। हमारी अरिहंत नाम की बाणबुड्डी थी, उसे प्रोड्यूस करने में हमें 40 साल लगे। तो अभी कल जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है, उन्होंने 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ मतलब एक एमओयू साइन किया है। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो देश के लिए हवाई जहाज बनाती है, सुखोई या बिग, उनका उन्होंने साइन किया है एमओयू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस यानी IISc, ये एक बहुत ही कामयाब इंस्टीट्यूट है। तो इसी प्रकार से IIT जो बहुत कामयाब है, या पुणे की इंजीनियरिंग कॉलेजेस है कि बहुत कामयाब उनको माना जाता है। तो ऐसी जो एक रिसर्च करने वाली इंस्टीट्यूशंस होती है, उनके ब्राइटेस्ट लोगों के साथ अगर हमारा संबंध शुरू हो जाए तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एकेडमिक से लेकर इंडस्ट्री के पास का जो प्रवास उसमें बहुत समय लगता है, तो ये जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो ये अभी शुरू किया है हमने। हमारी सभी जो रिसर्चर्स है उनके साथ हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए, खास तो इंडस्ट्री का, जिससे हमारी प्रोग्रेस ज्यादा फास्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, अभी वो कंफर्म नहीं है, वो है कि अभी हमने चाइना की एक कंपनी है हुवाई, वो हमारे देश में जो 5G के ट्रायल्स कर रही है उसमें वो शामिल है। तो हमने उसको रोकना चाहिए। तो ये शायद रोकने वाले हैं, इस प्रकार की खबर अभी आ रही है। तो अगर वो 5G में अगर हम उसे रोकते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, जो क्योंकि ये जो कंपनीज है वो हमारी इंफॉर्मेशन चुरा रही है। अगर आप में से किसी के पास भी चाइनीज मोबाइल है तो ये प्राउडली मत बताइए कि मेरा मोबाइल चाइनीज है, क्योंकि वो जो मोबाइल है वो आपने आपके पैसे से खर्चा करके आपके घर में रखा हुआ एक चाइनीज स्पाई है। वो आपके ऊपर पूरी नजर रख रहा है। वो आपके वीडियो को एक्टिवेट कर सकता है, आपको ऑडियो को एक्टिवेट कर सकता है, आप कहाँ पे गए ये फाइंड आउट कर सकता है, आपकी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बिहेवियर है वो देख सकता है, आप क्या करने वाले हैं, ये सभी, मतलब आपकी जो कुंडली है वो उसके पास है। तो कुछ लोग प्राउडली बोलते हैं कि मेरे पास चाइनीज मोबाइल है, या मेरा लैपटॉप चाइनीज है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो चाइनीज है। ओ भैया, इसको निकाल दीजिए आपके घर में से,
क्योंकि अगर आप पेमेंट खुद का पैसा खर्चा करके अगर आप चाइनीज स्पाई को अपने घर में रख रहे हैं तो आपसे क्या और बोला जा सकता है। तो मैं आपसे केवल रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि ये निकाल दीजिए, क्योंकि ये स्पाइस आपने आपका पैसा खर्चा करके आपके घर में रखे हुए हैं। तो कोई भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक चीज मत खरीदीजिए, कोई भी चाइनीज हार्डवेयर मत खरीदीजिए, कोई भी चाइनीज सॉफ्टवेयर मत खरीदीजिए, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही होने वाला है। दो देश अपना डिफेंस बजट ये बढ़ा रहे हैं। एक तो है ताइवान जो 15% डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, और दूसरा है जापान। अभी दूसरा देश डिफेंस बजट बढ़ाता है तो आप पूछते हैं कि भैया साहब ये बताइए कि ये खबर हमें क्यों दे रहे हो और हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो, चुपचाप से अपना जो भाषण है खत्म करिए। नहीं जी, ये बहुत अच्छी बात है। जापान चाइना का एनिमी नंबर 1 है, ताइवान चाइना का एनिमी नंबर 1 है, और हमारे एक महान पुरुष थे आर्य चाणक्य, उन्होंने हजारों साल पहले बोला था कि दुश्मन का दुश्मन ये हमारा मित्र होता है। तो जब इनका डिफेंस बजट बढ़ता है, जापान का बजट बढ़ता है या बढ़ाया हुआ है, उन्होंने 30% बजट उन्होंने बढ़ाया हुआ है, ताइवान ने बढ़ाया हुआ है, वियतनाम बढ़ा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखिए, अगर आप मैप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के आसपास तो कुछ है ही नहीं, उनको क्या मतलब किसका डेंजर है। अगर आपने मूवीज देखी होंगी, वो कुछ ड्रैगन्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ गोज़िला आ जाते हैं, तो इस प्रकार के जो प्राणी समुद्र से आते हैं या बाहर से आते हैं, तो वही डेंजर था उनको मूवीज के मुताबिक। उनको तो कोई एक्सटर्नल डेंजर तो कभी था ही नहीं, लेकिन अभी वो चाइना से डर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना जो डिफेंस बजट है ये बढ़ाया हुआ है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे चाइना के खिलाफ मल्टीपल फ्रंट खोलने में हमें आसानी मिले, क्योंकि हम डरते थे, हमारे लोग हमें एक्सपर्ट डराते थे कि ओ पाकिस्तान के से एक हमारे खिलाफ फ्रंट खुला जाएगा। लेकिन अभी चाइना के खिलाफ जापान का फ्रंट हम खोल रहे हैं, ताइवान का फ्रंट हम खोल रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देश है उनका फ्रंट खोल रहे हैं। तो ये चाइना को अभी हमारे से उन्होंने डरना चाहिए। अभी मेरे घड़ी में तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं मैंने बातचीत शुरू करते हुए, और इसके बाद मैंने कुछ सवाल लेने हैं। मेरे पास बोलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसलिए कि 50 मिनट के बाद मैंने रुकना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी अगले 2 मिनट में रुकने वाला हूं। 2-3 चीज़ें ही मैं आपको बता के कि एक तो चाइनीज जो कल्चरल इंस्टीट्यूट्स है, चाइना के जो स्टडी सेंटर्स है यूएसए में, इसे यूएसए ने बैन किया हुआ है कि जिससे वो चाइना को वहां से निकाल रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है कि चाइना की जो कॉमर्स विंग थी, जो यूएसए में अलग अलग शहरों में काम करती थी, वो बेसिकली वहां पे ट्रेड सीक्रेट्स चुराने के लिए उनको रखा था। चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है बहुत बदमाशी से काम करती है। वो क्या करता है, हर एक चाइना की जो इंडस्ट्री है वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक नुमाइंदा होता है। वो दूसरे देश से क्या चुराते हैं, टेक्नोलॉजी चुराते हैं, दूसरे देश से वो उनके ट्रेड सीक्रेट्स चुराते हैं। तो चाइना ने जितनी भी टेक्नोलॉजी चाइना में बनाई हुई है, ये 90% टेक्नोलॉजी चुराई हुई है, तो जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से पुकारा जाता है। और अमेरिका ने ये समझ लिया है कि बहुत सारी उनकी ट्रेड सीक्रेट चाइना चुरा के चला गया है, तो ये एक खराब बात है, तो इसलिए उन्होंने उनको अभी वहां से बाहर निकाला हुआ है। और इसी प्रकार से शायद यूरोपियन देश भी करेंगे। और हमने भी ये जो चाइनीज लोग हैं, चाइना वैसे हमारे पास कोई वर्ल्ड टेक्नोलॉजी चुराने के लायक की नहीं है, इस प्रकार से चाइना बोलता है कि और हमारे पास 3 ही चीजें हैं जो वर्ल्ड क्लास है। एक तो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, दूसरा है हमारा ऑटोमेटिव सेक्टर, और तीसरा है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो यहाँ पे चाइनीज की जो स्पाइंग है, चाइना का जो लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए, उसके हमने केयरफुल रहना चाहिए। और चाइनीज के जो स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटीज में आते हैं, अगर वहां पे कोई टेक्नोलॉजिकल बेस्ड रिसर्च हो रहा है तो उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको इतना ही बोलने की कोशिश की है कि चाइना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है ये मल्टीपल फ्रंट के ऊपर है। लद्दाख के अंदर जो मिलिट्री अतिक्रमण है उसकी फिक्र मत करो। आर्थिक युद्ध में मैंने काफी बार बोला है कि आप
चाइना की चीज के ऊपर बॉयकॉट डालो। और अच्छी चीज यह है कि अब भी रक्षाबंधन हो गया था, पिछले रक्षाबंधन में हमने 5,000 करोड़ की राखी चाइना से आयात की थी। क्यों, क्या जरूरत है? हमारे देश में राखी नहीं बनती है क्या? इस समय नहीं की है। तो मैं आप सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, लेकिन अभी बहुत बड़े फेस्टिवल्स आने वाले हैं। ये महीना पूरा फेस्टिवल्स का ही है। अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन के अंदर ही गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके बाद दशहरा आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी। काफी सारे फेस्टिवल्स है। ये तो बड़े फेस्टिवल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें कोई भी चाइनीज चीज मत खरीदो। वो चाइनीज की माला हो, उनके फेंगशॉई हो, उनके बोनसॉई हो, उनकी लाइट्स हो, उनका गणेश की मूर्ति हो, वगैरह वगैरह, पूरा चाइनीज के ऊपर बॉयकॉट डालो। और किसी चाइनीज चीज को आप किसी व्यापारी के दुकान में देखते हो तो उसे दम दो कि अगर आप चाइनीज चीज रखेंगे तो हम आपके शॉप से कोई चीज नहीं खरीदेंगे। और कोई भी चीज आप शॉप से खरीदते हैं उसकी पेमेंट आप कृपया डिजिटल पेमेंट करिए, ताकि वो जो व्यापारी है उससे ब्लैक मनी नहीं जनरेट कर सकता, क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट होती है वो बैंक में जाती है और उसके ऊपर उसे टैक्स देना ही पड़ता है। अगर कोई आपको बिना इनवॉइस के मतलब बिल दिए हुए आपको चीज दे रहा है तो वो मत लो, उनसे बिल मांगो जिसके ऊपर जीएसटी नंबर होना चाहिए, ताकि उन्हें जो टैक्स होता है वो पेमेंट करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि 130 करोड़ भारतीयों में केवल 6 या 7 करोड़ सी भारतीय है कि जो इनकम टैक्स भरते हैं। कितनी दुख की बात है। इतने सारे कार्स हम खरीदते हैं, इतने सारे लोग फॉरेन ट्रेवल के लिए जाते हैं, इतना सारा पैसा हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम देश के लिए टैक्स भरना नहीं चाहते, हमारे से कुछ लोग। तो ये देशभक्ति नाम की जो चीज है, केवल भारत माता की जय बोलने से नहीं होगा, बल्कि हमें टैक्स भी भरना पड़ेगा। चाइनीज गुड्स के ऊपर बॉयकॉट डालना पड़ेगा। चाइना की जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है, ये उसके विक्टिम हमें नहीं बनना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मैं रुकता हूँ, और अभी कुछ सवाल है तो वो सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रमोद को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई सवाल आए है तो वो जरूर डाले। मुझे 2 सवाल नजर सामने आ रहे हैं। श्रीनिवास कलंत्री जी बोल रहे हैं कि भारत चीन से कच्चा माल भी खरीदता है, यदि चीन पर प्रतिबंध लगाएंगे तो इस सप्लाई को चीन महंगा कर सकता है क्या? अगर आपका सवाल यह है, आपका सवाल है कि हम कच्चा माल लेते, कच्चा माल जैसे मैंने पहले बोला है कि हमारी जो औषधि बनाने वाले जो कारखाने हैं उनका जो रॉ प्रोडक्ट्स है वो चाइना से आते हैं, उसे रॉ फार्मास्यूटिकल्स के नाम से बोला जाता है। तो ये अगर ये हम चाइना से नहीं लेंगे तो चाइना उसको महंगा करेगा कि अगर हम लेंगे नहीं तो महंगा करने का सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन शायद आप ये बोलना चाहते हैं कि क्या उससे हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी क्या, या उसकी रिप्लेसमेंट हम कहाँ से लेंगे? अभी यही चीजें हम हमारी देश में बना सकते हैं। पुणे में एक एशियल नाम की कंपनी है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये सब बना सकती है। इंडिया में बनाने की क्षमता है, लेकिन सिर्फ एक ही चैलेंज उसमें है कि हमारी कीमत शायद 10-15% से ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि जो समझ लीजिए आज एक आधी कोई टैबलेट 10 रुपए के लिए मिल रही है, तो उसमें 10% बढ़ा दीजिए तो शायद उसकी कीमत, अगर हम चाइना के माल लेने के बदले हमारे देश में बनाते हैं या और ऑल्टरनेट सोर्स से लेते हैं तो 10% कीमत जरूर बढ़ सकती है। 10 का माल देखिए पता नहीं कितना होगा, शायद 10 रुपया 11 रुपए के लिए शायद आपको खरीदना पड़ेगा। उतना तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना चीजें सस्ती बनाता है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये जो चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी है इसे रोकना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया अभी करने की कोशिश कर रही है। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं कि चाइना का कच्चा माल, हम चाइना से सोलर पैनल्स लेते थे। अभी गवर्नमेंट ने हमारे जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स है उनको कंसेशन दिया हुआ है, जिससे हम उसी कीमत से सोलर पैनल बना पाएंगे जो कीमत हम चाइना को देते थे। ठीक है, तो शायद ये जो मेक इन इंडिया है या जो आत्मनिर्भर भारत नाम का जो अभियान है, इसे हमें जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम कामयाब होना चाहते ही है। कुछ डिफिकल्टी जरूर आ सकती है। आपको पता है कि राजनाथ सिंह जी उन्होंने आत्मनिर्भर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभियान लॉन्च किया है, जिसमें 101 प्रोडक्ट्स जो बाहर के देशों से आते थे, जो अभी हम वो हमारे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाबी मिलेगी।
एक हमारे महान सुपुत्र थे, उनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, मनोहर पर्रिकर, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। आपको पता होना चाहिए कि 2014 के पहले 70% जो हमारे आधुनिक शस्त्र थे, हम दूसरे देशों से खरीदते थे। मनोहर पर्रिकर ने जी बोला कि नहीं, हम हमारे देश में बनाएंगे, और उन्होंने बहुत कोशिश की। उनका प्रीमैच्योर डेथ हो गया, आपको पता है। लेकिन अभी वो जो डिपेंडेंसी है वो 70% से अभी 60% पे पहुंची है, यानी कि हमने 10% हमारी डिपेंडेंसी कम की है। और इतना ही नहीं, अभी हम हमारे दूसरे देशों को हमारे कुछ शस्त्र निर्यात कर रहे हैं, यानी कि एक तो डिपेंडेंसी प्रदेश से कम की, दूसरा हम ये चीजें भारत में बना के बाहर भेज रहे। 5,000 करोड़ की चीजें हमने लास्ट ईयर बेची है दूसरे देशों को। तो ये मनोहर पर्रिकर का सपना था। शायद वो बोलते थे कि 5-6 साल के अंदर हम ये डिपेंडेंसी कम करके 70 से 30% पे लाएंगे। वो तो हम नहीं ला पाए, वो हमारी एक कमजोरी है। लेकिन अभी लगता है कि ये काफी सारी कम करने में हमें यश मिलेगा, और काफी सारे शस्त्र हम हमारे देश में बनाएंगे, क्योंकि इस समय जो प्लान बना हुआ है आत्मनिर्भर भारत का, इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हम उनको बहुत ही उनकी मदद ले रहे हैं। जैसे कि लार्सन एंड टोब्रो नाम की जो कंपनी है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक दल के लिए वो जहाजें बनाती है। और लार्सन एंड टोब्रो ने हर एक जहाज जो उनको जो डेट दी थी कि इस डेट तक उन्होंने ये शिप को सप्लाई करना चाहिए कोस्ट गार्ड को, उन्होंने बिफोर टाइम दिया हुआ है। और इसी प्रकार भारत फोर्ज, इन्होंने गन बनाई हुई है, तोफखाना यानी कि आर्टिलरी गन, जो एक वर्ल्ड क्लास है। क्योंकि अगर कोई चीज देश में बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी, उसकी कीमत भी कम रहनी चाहिए, कि यानी कि अगर हम चीज ये बाहर के देश से आयात करते तो उसमें जो कीमत थी मेक इन इंडिया में उस पर कम होना चाहिए। दुर्दैव से जब हम ये पब्लिक सेक्टर में बनाते थे तो ये कीमत बढ़ती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमने सुखोई रशिया से खरीदा, तो वो 350 कोटि के लिए हमें मिल गया, 300 करोड़ के लिए। जब हमने वो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर में बनाना शुरू किया, तो उसकी कीमत 300 कोटि से बढ़ के 450 कोटि बन गई। तो ये चीज सही नहीं है। HAL को ये इंश्योर करना चाहिए कि कीमत ये 300 करोड़ से 1 रुपया कम होनी चाहिए, कम से कम। लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन प्राइवेट में शायद ये हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, आशा करते हैं कि उसे ज्यादा कामयाबी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो राजेंद्र ओराडकर जी से है कि विश्व में चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की आवश्यकता है। यस, ये कोशिश कर रहे हैं। काफी सारी फैक्ट्रीज चाइना से निकल के कुछ वियतनाम में गई है, कुछ ताइवान में गई है, और कुछ इंडिया में भी आई है। शायद वो 100% इंडिया में आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हमारे पॉलिटिशियन, जो हमारी जमीनें हैं, उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। समझ लीजिए कि आज एक हमारी जमीन एक जगह के ऊपर X रुपीस पर एकड़ में मिल रही है, तो जब पता लगता है कि वहां पे कोई इंडस्ट्री आने वाली है, तो अचानक उसकी कीमत 4 गुना 5 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है, जिनको ये पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो वहां की वो लैंड खरीद लेते हैं, कम रेट से और ज्यादा रेट से बेचते हैं। तो ये एक लैंड का जो इस प्रकार से कीमत बढ़ाना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे लैंड की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये बढ़ जाती है। तो आशा करते हैं कि इसके ऊपर हम कुछ कंट्रोल रखें। आज आप देखिए, आज हमारे जो हाईवेज बन रहे हैं, जो नितिन गडकरी जो इतना सारा रिवोल्यूशन कर रहे हैं, उसमें लैंड कॉस्ट 25 से 30% होती है, जैसे कि इतना नहीं होना चाहिए। 5-10% से भी कम होनी चाहिए। आज की जो कीमत है, उस कीमत के लिए लैंड मिल जाए, जब कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है तो वो ठीक बात है, उतनी तो कीमत मिलेगी। लेकिन एकदम कीमत बढ़ा दी जाती है। तो ये कुछ हमें इंडिया में इंडस्ट्रीज बाहर से आनी है, तो 3-4 चीजें ठीक करनी पड़ेगी। एक तो लेबर की प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, इसके सिवाय हमारी लैंड की कीमत कम करनी पड़ेगी, इसके सिवाय जो हमारी जो अलग अलग स्किल्स है, सेमी स्किल्ड लेबरर्स, स्किल्ड लेबरर्स वगैरह, वो ठीक करनी पड़ेगी। तो ये इसके लिए अभियान तो अलग अलग शुरू हो गए, देखते हैं कि क्या उसमें कितना हमें यश मिलता है। लेकिन
इसमें हर एक इंडियन का जो ये है जो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय हांडे जी पूछ रहे हैं कि अपने देश में ट्रांजैक्शन टैक्स लगाना चाहिए जो सारे लोग देंगे। संजय जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं कि डिजिटल पेमेंट करे, डिजिटल पेमेंट कहीं पर भी जाते हैं आप अगर कोई दुकानदार एक डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि कार्ड पेमेंट है या इससे है, तो उसके पास जाके सामान मत खरीदो, क्योंकि ये ब्लैक मनी जनरेट आप करने में मदद कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे में से जो लोग टैक्स पेमेंट कर सकते हैं करिए। आप दुकान में जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि अभी कंप्यूटर की आपने रिपेयर कर ली, वो बोलते हैं समझो 10,000 में आपने आपकी हार्ड डिस्क बदली कर दी या कीबोर्ड बदली कर दिया, या अभी मैंने मेरा कीबोर्ड बदली किया, तो वो मुझे कंप्यूटर शॉप वाला बोल रहा था कि सर ये मेरी कीमत सब रिप्लेस करने के 10,000 रुपया हो गई थी। मेरी लैपटॉप जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ 10,000 रुपया दे के मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरा कीबोर्ड खराब हो गया था, माउस खराब हो गया था, बहुत सारी खराबी हो गई थी। तो अभी वो बोल रहा था कि सर अगर आप कैश पेमेंट से देंगे तो ये 10,000 होगा, अगर आप बिल मांगेंगे तो आपके ऊपर जीएसटी लगेगा, 16% जीएसटी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अगर एक लैपटॉप अफोर्ड कर सकता हूं तो 16% ज्यादा, यानी कि मुझे मेरे ख्याल से मैंने 11,600 रुपया का बिल अल्टीमेटली चेक से पेमेंट की मैंने, तो क्योंकि ये मेरी एक ऑनेस्टी की कॉस्ट थी। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अगर मैं खुद लैपटॉप खरीद सकता हूं तो उसको अपग्रेड भी मैंने करना चाहिए। अगर मैं कैश पेमेंट करता तो मुझे 10,000 रुपए के लिए मेरा काम हो जाना था, इसलिए कि मैंने कार्ड पेमेंट किया, चेक से पेमेंट की, तो इसलिए मुझे 11,600 रुपया देना पड़ा। तो मुझे भरोसा है कि आप सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि मैंने सरकार की तिजोरी में इतना जो जीएसटी ये डाला हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये आपने भी करना चाहिए। कोई भी बिना बिल का चीज किसी से मत लो, कुछ जीएसटी पे करना पड़े तो इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, देश के लिए इतना तो ऑनेस्टी दिखा सकते हैं। तो संजय हांडे जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। सर्वेश सिंह जी पूछ रहे हैं कि कैन वी बैन चाइनीज सीईओ not providing visa so that Indians we can get jobs in higher position in Chinese companies। देखिए, चाइनीज सीईओ को बैन करना तो मैं ये नहीं बोलूंगा। वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के लिहाज से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई एक आधी चाइनीज कंपनी यहाँ पे हमारे यहाँ पे आती है तो ये खराब बात नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो यहाँ पे इंडस्ट्री एक तळेगांव में एक चाइनीज कंपनी कुछ हैंडसेट प्रोड्यूस करना चाहती थी, तो उससे जॉब तो हमारे लोगों को मिलने थे, ठीक है, शायद सीईओ उनका आना था, ठीक है। तो वो अच्छी खराब चीज नहीं है। लेकिन चाइना की खराब चीज सबसे क्या है कि उनकी कोई भी जो इंडस्ट्री है वो आके ट्रेड सीक्रेट चुराती है, वो हवाला रैकेट से पैसा भेजती है, वो इलीगल ट्रेड करती है, वो हमारे जो लोग हैं उनका बुद्धि भ्रष्ट करके उनसे कुछ गैर काम करवाती है। अगर वो ऑनेस्टली काम करे देश में आके तो उससे क्यों रोका जाए। तो हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये हमेशा वेलकम होता है, लेकिन चाइनीज से अभी फिलहाल नहीं, और खास तो उस सेक्टर में नहीं जहां पे टेक्नोलॉजी है, यानी कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में किसी चाइनीज को मत आने दो, ठीक है। हार्डवेयर सेक्टर में चाइनीज को नहीं आने दो। अगर चाइनीज बाकी जगह पे आना चाहेंगे, समझ लीजिए रोड डेवलपमेंट के अंदर या इसके अंदर, तो वहां पे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एंगर चाइना के खिलाफ है, चाइना की इकोनॉमी की हम कमर तोड़ना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल अभी तो चाइना को जीरो टॉलरेंस फॉर चाइनीज, जब तक वो बाहर दी जाते हैं हमारे देश से तब तक वहां पे उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा यह है कि क्या हमारे सीईओज होने चाहिए, वो तो एक ऐसी बात है कि अगर आप इस प्रकार से बोलेंगे कि तो वो तो ये तो एक इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक WTO के रूल्स के अंदर फंसते हैं। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि चाइनीज कंपनी को यहाँ पे स्पाइंग नहीं करना देना चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी चुराने नहीं देना चाहिए, हमारे लोगों को उनका बुद्धि भ्रष्ट करने नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन फिलहाल चाइनीज को हमने पूरा ही बैन करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के लिए कोई एकदम साफ आंसर नहीं होता। क्योंकि याद रखिए कि जो जूम कंपनी है, ये जो जूम कंपनी है ये एक्चुअली एक चाइनीज की है, लेकिन जो हम काफी बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी वो अमेरिकन चाइनीज है, यानी कि वो अमेरिका का सिटीजन है, यानी कि वो अभी चाइना का ये नहीं है। और उसका चाइना को फायदा ये हो रहा है
कि वो चाइनीज की तरफ सोचता है, इसलिए वो जो चाइना जो उल्टे काम करता है उससे वो क्या काम करते हैं ये उससे पता लग जाता है। तो इस प्रकार से चाइनीज जो सेटल हो जाते हैं किसी देश में, यूरोप में समझ लीजिए या अमेरिका में, तो उनकी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम चाइना में उल्टा इन्फिल्ट्रेशन जरूर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी सवाल यहीं पे हम रोकते हैं, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। मैंने ऑलमोस्ट सवा घंटा बात की हुई है। हम अगर आपको ये वीडियो ये फेसबुक लाइव सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर फेसबुक के ऊपर लाइव करिए। बाद में ये यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होगा। इसकी लिंक आप सब जगह पे भेजिए ताकि हम सब इंफॉर्मेशन वॉरियर बने, हम सब साइबर वॉरियर बने। कोई भी गलत चीज जो अगर हमारे देश में आती है तो उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे। हम अच्छी खबर देश के बारे में बताएंगे। मैंने आपको बताया है कि भाई अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा अच्छा बेस बन रहा है, अच्छी बात है। ताइवान को ताकत बढ़ रही है तो हम वो ताइवान हमें मदद करने वाला है, तो ये अच्छी बात है। तो अच्छी खबर ये हमारे लोगों के पास भेजने की कोशिश करें ताकि उनका मोराल अच्छा हो जाए और वो एक अच्छे नागरिक बन के देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी मैं यहीं पे रुकता हूं और अगले हफ्ते इसी समय हम मिलेंगे। तब तक जय हिंद।